जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है। जिनकी हम तलाश में उम्र भर चले, कोई जानता नहीं वो कहाँ मिले। फिर भी टूटती नहीं ये जो आस है। सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। दीदी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या है? ये लो। अरे, ये तो माँ की शादी के कंगन है। जब माँ ही यहाँ पे नहीं है तो उनके जेवरों का यहाँ पे क्या काम? अब बड़ी बिटिया रानी, आपको कोई बुला रहे हैं। मुझे? कौन? मालूम नहीं, पहले तो उन्हें कभी देखा नहीं। ओह, यहाँ? मैंने कहा था ना, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर पिताजी को मालूम हो गया तो जानते क्या होगा? मैं उनसे मिल चुका हूँ। पिताजी से? कहाँ? टिम्बर यार्ड में। उन्होंने मुझे मैनेजर की नौकरी दी और रहने के लिए क्वार्टर भी। पिताजी को मालूम है आपके बारे में सब कुछ? सब कुछ का क्या मतलब? यही, आप 2 महीने से रानी मंजिल में रह रहे थे। मैंने उन्हें ये तो नहीं बताया, क्वालिफिकेशन बता के नौकरी मांगी, उन्होंने दे दी। अच्छा, अब आप जाइए यहाँ से। मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। मैं आती हूँ ना मिलने आपसे। कहाँ होगी? अपने क्वार्टर में। आ जाओगी ना? हाँ, आज ही शाम को आ जाऊंगी। देखो उर्मिला। हाँ? शाम को नहीं आओगी तो मैं फिर आ जाऊंगा ही। अच्छा बाबा, आ जाऊंगी। अभी चलिए। तुम क्या चाहती हो? वो आदमी अपनी जान से मारा जाए? मतलब? अच्छा, तो आपको मतलब भी समझाना पड़ेगा। मतलब ये कि तुम उससे मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दो। इसमें तुम्हारी भलाई है और उसकी भी। और अगर मिलना जुलना बंद ना करूं तो जिस दिन पिताजी को पता चल गया उस दिन कयामत आ जाएगी। और उसकी इतनी हिम्मत कि मुंह उठा के तुमसे हवेली में मिलने चला आया, और तुम भी जानबूझ के सरनाश की ओर जा रही हो। तुम दोनों के दिल में किसी बात का डर नहीं? बहुत प्रेम हो गया है तुम दोनों में। प्रमिला, आप जानती हैं, आपकी प्रेम का खेल राठौर परिवार के मैदान में खत्म होने वाला है। पिताजी आपकी शादी के लिए राठौर परिवार से मिलने गए हैं। जी हाँ। और ये मत समझना कि पिताजी को कुछ मालूम नहीं, वो सब जानते हैं। तुम तो उनकी बेटी हो, तुम्हें तो शायद वो माफ भी कर दें, लेकिन उसे कभी माफ नहीं करेंगे। और अगर तुम्हें उसकी जान प्यारी है तो उससे जाके कह देना कि फिर कभी हवेली की तरफ कदम उठाने की वो हिम्मत ना करे। तुम गाड़ी घुमा लो, मैं अभी आती हूँ।
क्या बात है उर्मिला, इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं तो मैं क्यों घबराऊंगी? बिल्कुल घबराई हुई हो, एकदम डरी डरी सी। हवेली में भी यूं स्वागत किया मेरा, जैसे कि कोई दुश्मन आ गया है। और जब तक तुमने मुझे वहां से भगा नहीं दिया, तुम्हें चैन नहीं मिला। क्या बात है? रानी मंजिल में मैंने तुम्हें इतना नर्वस कभी नहीं देखा। ये रानी मंजिल नहीं है, राजा साहब का इलाका है। रानी मंजिल में रानी माँ की ममता का शासन है, तो यहाँ पर राजा साहब की आन और शान का। फिर तो मैं कल ही राजा साहब के सामने हाजिर होकर तुम्हारा हाथ उनसे मांग लेता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। गलती? तुम्हारा हाथ मांगने में? हाँ, जब तक रानी माँ वापस नहीं आती तब तक अब धीरज रखिए। उनके आने के बाद वही फैसला करेंगी इस बात को पिताजी के सामने किस तरह रखा जाए। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही डरती हो अपने पिताजी से, मगर मुझे तो वो बहुत पसंद है। एकदम सीधे साधे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रबल पुरुष। जो बात उनके दिल में है वही जबान पर। वो तो है, मगर वो ये भी समझते हैं कि एक राजा के आन के सामने आम आदमी की कोई कीमत नहीं। आपने उनके पास नौकरी करके ठीक नहीं किया। ठीक नहीं किया? क्यों? पहले आप एक साधारण नागरिक थे, मगर अब आप उनके नौकर हैं। उनका अहंकार ये कभी सहन नहीं कर सकेगा कि उनकी तनख्वाह पाने वाला आदमी उनकी बेटी का हाथ मांगने की हिम्मत करे। ये तो तुम्हारा वहम है, सिर्फ वहम। भगवान करे मेरा वहम ही हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? तुम अभी तो आई हो, अंदर चल के मेरा क्वार्टर तो देख लो। किसी दिन और आके देख लूंगी, आज मुझे जल्दी जाना है। आप अपना ध्यान रखिएगा और हो सके तो इधर उधर घूमिएगा मत। तो अब तुमसे मिलना कब होगा? मैं खुद ही आ जाया करूंगी आपसे मिलने, मगर आप हवेली के आसपास नजर नहीं आएंगे, याद रखिएगा। तुम यहाँ इतनी रात गए? और तुम इस वक्त कहां से आ रही हो? उसी से मिलने गई थी ना? हाँ। ऐसा क्या जादू कर दिया है उसने तुम पे कि तुम्हें अपने खानदान की इज्जत तक की परवाह नहीं? इसमें खानदान की बेइज्जती की क्या बात है? राजवंश की कोई लड़की रात के अंधेरे में किसी अजनबी मर्द से मिलने जाए, इसमें बदनामी की बात नहीं। वो अजनबी नहीं है मेरे लिए, और अगर कोई किसी से मिलने जाए इसमें बुरा क्या है? बुरा है, और बुरा इसलिए है दीदी क्योंकि ये रीत के खिलाफ है। कौन सी रीत? जो हमने खुद बनाई है? हमने नहीं, हमारे पुरखों ने। पुरखों ने तो सती की भी रीत बनाई थी। आज हम उस रीत को क्यों नहीं मानते? रीतों और रिवाजों की कीमत वक्त के साथ साथ बदलती रहती है प्रमिला। तुम गलत बहस कर रही हो दीदी। तुम जानती हो एक लड़के का इस तरह से किसी से चोरी छुपे मिलना पाप है। पाप? तुम क्या समझती हो, मैं इतनी नादान हूँ कि ऐसी कोई हरकत करूंगी जिससे खानदान का सर झुक जाएगा? किसी बाहर के आदमी का हाथ पकड़ोगी तो खानदान का सर जरूर झुकेगा। देखो दीदी, मुझे अपनी दुश्मन मत समझो। हम दोनों बहनें हैं, एक ही माँ बाप की संतान है। इस हवेली में दोनों साथ साथ पड़ी हुई हैं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन पिताजी की इज्जत पे अगर तुम अपनी खुशियों का महल बनाना चाहोगी तो मैं हरगिज तुम्हें नहीं बनाने दूंगी। दीदी, वो पहले से ही बहुत दुखी हैं। माँ छोड़ के चली गई, कभी लौट के भी नहीं आई उनसे मिलने। पिताजी ने 15 साल अकेले बिताए।
हम दोनों को पालने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की हर खुशी से मुंह मोड़ लिया। दीदी, तुमने उन्हें पहले से बहुत दुख दिए हैं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, उनके दुखों की ढेर को और मत बढ़ाओ। तुम अपने आप को राजा की बेटी ही नहीं समझती? हवेली के सजे सजाए कमरे छोड़ के इस मामूली से कमरे में रहना, मां की तरह हर वक्त प्रजा की ही तरफदारी करना, इन बातों से वो अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं। दीदी, आज से कोशिश करो कि वो खुश रहें। ये जंगल तो बिल्कुल साफ हो गए चटर्जी बाबू। इसमें मैं क्या कहूँ सर, राजा साहब का इलाका है और मैं ठहरा उनका नौकर। इलाका तो राजा साहब का हो सकता है, लेकिन ये जंगल तो राजा साहब के नहीं है। जंगल तो सरकार के हैं। सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आके पेड़ों पर नंबर भी लगा जाते हैं, मगर क्या? अब क्या कहूँ, सरकारी आदमी दिन रात पहरा तो नहीं दे सकते हैं ना। 10-10, 5-5 पेड़ कटते ही रहते हैं। कौन काटता है? मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा। मुखिया से दुश्मनी लेके इस इलाके में कोई रह सकता है भला? इस मुखिया के बारे में मैं बहुत कुछ सुन चुका हूँ, लेकिन मैंने आपसे कुछ नहीं कहा सर। ये देश के साथ अन्याय है चटर्जी बाबू, बल्कि धरती के साथ अन्याय है। क्या आप जानते हैं, सूखा पड़ने की एक खास वजह है पेड़ों की कमी। ये जंगल जो प्रकृति ने उगाए हैं बेकार नहीं। वो तो है, लेकिन इस बात को हर आदमी समझे तब ना। आम आदमी नहीं समझते, इसीलिए तो जंगलों की हिफाजत सरकार ने अपने हाथों में दी है। जंगलों की हिफाजत सरकार के हाथ में हो सकती है, लेकिन राजा साहब तो समझते हैं कि ये धरती ही उनकी संपत्ति है। जबकि हकीकत यह है चटर्जी बाबू कि यह धरती किसी की संपत्ति नहीं, बल्कि हम सब धरती की संपत्ति हैं। ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, पहाड़, ये सब धरती की संपत्ति हैं और मनुष्य को इन्हें नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं। एक पेड़ काटना किसी का खून करने के बराबर है। ऐसी बातें यहाँ मत कीजिए सर। बस आंख और कान बंद करके अपने काम में काम रखिए। अच्छा ये बताइए, क्या सरकारी अफसर कभी यहाँ पूछताछ के लिए नहीं आते? आते क्यों नहीं? लकड़ी तो सोना है आजकल। सोने की चोरी होगी तो क्या पूछताछ भी नहीं होगी? फिर मुखिया कैसे बच जाता है? मुखिया 2-4 गरीब आदमियों को पकड़ के उनके हवाले कर देता है। उधर उन गरीबों की थाने में पिटाई होके मामला रफा दफा, इधर कटाई फिर चालू। इसका मतलब है चोरी की आड़ में सारा जंगल साफ। चोरी मत कहिए सर, डकैती कहिए। और हमारे देश में डाकू कहाँ पकड़े जाते हैं, चोरी पकड़े जाते हैं। लेकिन अब मैं इन खूनियों को पकड़वा के ही रहूंगा। सुधीर बाबू, एक खून करने वाला खूनी कहलाता है, लेकिन जो हजारों लाशें गिरा दे, बॉम्ब फेंक के सैकड़ों को मार डाले, वो हीरो कहलाते हैं। इस मुखिया को आप ऐसा ही एक हीरो समझिए। उसे आप क्या, कोई भी नहीं पकड़वा सकता है। आप सब कुछ समझते और जानते हुए भी चुप क्यों रहते हैं चटर्जी बाबू? सर, मैं अपना घर बार, बाल बच्चों को छोड़ के यहाँ नौकरी करने आया हूँ सबका पेट पालने के लिए। इसलिए कुछ देखकर भी नहीं देखता और सुनकर भी नहीं सुनता। आपको भी मैं यही सुझाव दे रहा हूँ कि आप अपने काम से काम रखिए। और ये समझ लीजिए, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा और ना ही किसी का नाम लिया आपके सामने। ये शोर कैसा? ये तो वही, मुझे नहीं मालूम सर। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा सर। क्षमा कर दीजिए मालिक, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। चोरी, हमारे इलाके में चोरी, खून पी जाएंगे तेरा। नहीं मालिक, मैं मर जाऊंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दे। चोर, ये क्या हो रहा मुखिया? ए शहरी बाबू, हमारे मामले में दखल मत दो। क्यों मार रहे हो इस गरीब को? चोर है ये, चोरी की है इसने। मालिक, ये 4 सूखी लकड़ियां उठाई हैं चूल्हा जलाने के लिए। तेरे बाप का माल है क्या? खबरदार मुखिया, हाथ नहीं उठाना। इस देश में कायदा कानून नहीं है क्या? हमारे इलाके में हमारा कानून ही कानून है। कान खोल के सुन लो,
राजा साहब ने तुम्हें चिराई मशीन का मैनेजर रखा है, अपने कारोबार का नहीं। तुम भी कान खोल के सुन लो, आज से किसी गरीब आदमी पे हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शहरी बाबू, लगे इस इलाके में तुम्हारी उम्र ज्यादा लंबी नहीं है। किसकी उम्र लंबी है और किसकी कम, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं भी देख के आ रहा हूं कि कारोबार के नाम पे जंगल के कितने पेड़ों की चोरी हो रही है। अच्छा, तो क्या कर लोगे? अगर मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूं तो तुम जेल की चक्की पीसोगे। ये जंगल सरकार की प्रॉपर्टी, इसे तुम उजाड़ नहीं सकते। क्या हुआ? ये शोर शराबा क्यों हो रहा है? सरकार, देखिए सरकार, मजदूरों के सामने हमारी इज्जत उतार रहे हैं आपके मैनेजर साहब, धमकी दे रहे हैं। धमकी? कैसी धमकी? कुछ नहीं सर, ये जंगल से पेड़ कटवाकर चोरी से लकड़ी बेचने का काम करते हैं। ये जो भी करता है हमारी भलाई के लिए करता है। फिर तो आपकी इज्जत पर भी इनके बेईमानी से आंच आ सकती है सर। तुम हमारी चिंता मत करो, हमारी चिंता करना मुखिया का काम है, इसीलिए हमारी तरफ से इसे 7 खून माफ है। वीरो, 1 घंटे बाद हवेली पर आ जाना, कुछ जरूरी बात करनी है। क्यों शहरी बाबू, आप बोलो क्या कर लोगे ऐसे आदमी का जिसे राजा साहब की तरफ से 7 खून की छूट हो? तुम्हें राजा साहब की तरफ से 7 खून की छूट हो सकती है मुखिया, लेकिन मैं तुम्हें आधा खून भी माफ नहीं करूंगा। तुमने सुना नहीं राजा साहब ने क्या कहा? हम जो भी करते हैं उन्हीं के लिए करते हैं। किसी के भी लिए कानून तोड़कर तुम्हें सजा से छुटकारा नहीं मिलेगा मुखिया। तुम राजा साहब के खिलाफ जाओगे? जिनका नमक खाते उनके साथ नमक हरामी करोगे? मुखिया, नमक इस देश में पैदा होता है और मैं वही नमक खाता हूं। अगर चुप रहूंगा तो देश के साथ नमक हरामी होगी, समझे? शहरी बाबू, तुमरे जैसे विचार वाले कितने ही आए हमारे इलाके में और उनका पता भी नहीं चला कहां गायब हो गए। हमें लगता है तुम्हारा अंत भी वैसा ही होके रहेगा। क्या कह रहे तुम? हाँ सरकार, सबके सामने कानून की बात करता है, पुलिस का नाम लेता है, कहता है जंगल देश के हैं। निकाल दे नौकरी से उसे और हाथ पांव बांध के लखनपुर की सीमा के बाहर भिजवा दे। नहीं मालिक, ये समस्या का हल नहीं है। बहुत खतरनाक आदमी दिखे है, अगर पुलिस में खबर कर दी तो फंस जाएंगे। ये जो नई सरकार है ना, बहुत खराब है, जनता को राजा मानते हैं और असली राजा की कोई कदर ही नहीं। तो फिर तूने क्या सोचा है? हम तो सोचते हैं सरकार कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, एक ढेले से 2 शिकार हों। साफ साफ बोल। सरकार, यही शहरी हमारी बड़ी बिटिया को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है और जंगल का चौकीदार बन रहा है। एक काम करते हैं, इसके हाथ पैर कटवा के इसे खत्म कर देते हैं और लाश को जमीन के नीचे दबा देते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझता है वैसे ही कर। बस सरकार, आपने आज्ञा दे दी है, अब आप बेफिक्र हो जाइए। क्या कह रहे हैं आप? मुखिया के साथ झगड़ा? पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, ये आपने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? मुखिया के साथ आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए था। ये तुम क्या कह रही हो उर्मिला? वो आदमी चोरी से जंगल साफ कर रहा है, गरीबों पे जुल्म ढा रहा है और मैं चुप रहूं? देखिए, आप मेरे लिए कोई नई मुसीबत मत खड़ी कीजिए। जो मैं बोल रही हूँ ना, उसे मान जाइए। आप कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं चले जाइए। कहाँ चला जाऊं? रानी मंजिल। नहीं उर्मिला, मैं जान के डर से नहीं भागूंगा। अगर मुझे यहाँ से जाना ही है तो पहले मैं राजा साहब से मिलकर उन्हें यह बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या गैर कानूनी काम हो रहे हैं, और इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैं चोरों की तरह नहीं भागूंगा। आप समझते क्यों नहीं? मैं उर्मिला, तुम परेशान क्यों हो रही हो?
माँ जी का आशीर्वाद है हम दोनों के साथ। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरकार। वीरू, तू और इस वक्त? मैं उस मुसीबत को ठिकाने लगाने गया था, पर क्या हुआ? वहां जो देखा तो पैरों तले से धरती खिसक गई। क्या देखा? अरे बोलता क्यों नहीं? सरकार, इतनी रात गए वो उर्मिला थी वहां? जी सरकार। अच्छा किया जो तू चुपचाप लौट आया। ये हमारे इलाके का मामला नहीं जिसे तू निपटा सके। ये हमारी इज्जत का सवाल है, इससे हम खुद निपटेंगे। बंदूक ले आए सरकार? नहीं, उर्मिला की शादी हो जाने दे, उसके बाद। तो आप शादी में देर क्यों कर रहे हैं? जल्दी से कर डालिए ना, बड़ी बिटिया के हाथ पीले। बेवकूफ, लड़का अमेरिका से वापस आएगा तब ना। वो 1 महीने बाद आ रहा है। हम कल ही राठौर परिवार से तारीख पक्की कर देंगे। हाँ सरकार, शादी की तारीख पक्की कर ही डालिए। और सुन, हम कल सुबह निकल जाएंगे, लेकिन जब तक हम ना लौटे उर्मिला पे नजर रखना। समझ गया सरकार। वीरू, हम उर्मिला पर पाबंदी लगा देंगे कि वो हवेली से कदम बाहर ना रखे, लेकिन हम उसका स्वभाव जानते हैं। वो सुधीर को रानी मंजिल ले जाएगी अपने साथ, इसलिए अपने आदमियों को सरहद पे खड़ा कर दे। अगर कोई परिंदा भी बाहर जाना चाहे उसे गोली मार देना। जो हुक्म सरकार।